हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज का ਜਿਹੜਾ टॉपिक है साडा वो है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होता है, इस पर आने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। फिर हम देख लेते हैं कुछ एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स या बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम के एटम्स भी किन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एटम का जो मॉडल है, एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो कैसा होता है। ठीक, सो ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। अगर हम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर और मैस नंबर से स्टार्ट करते हैं, अब जिन लोगों को एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का और उसके स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है तो उनके लिए समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो उन लोगों की आसानी के लिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि एटम क्या होता है, फिर हम देख लेते हैं उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स और फिर एटम का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of matter that we cannot break further by chemical means। ठीक है, कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का जिसको फर्दर या मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, उसको आप क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मैटर का तो आपको आइडिया होगा कि मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, मैस होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। उन तमाम चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक, अब उस मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सकें, फर्दर ना तोड़ सकें, उसको आप क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, आप एटम के साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये देखें, ये एक डॉट है। सो इस डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल होता है एटम, इतना स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक, अब एटम की अगर एक दो और प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं कि एटम में और may not exist independently and can take part in a chemical reaction। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम आजादाना अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ठीक है, मतलब कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि आजादाना रह सकते हैं, अकेले रहते हैं, उनको डर नहीं लगता। ठीक है, जबकि कुछ एटम ऐसे हैं जो कि आजादाना इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकते, वो साथ मिलकर रहते हैं, उन्होंने डर लगता है। ठीक है, एंड एटम जो है कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक, अब मैं एग्जांपल भी दे देता हूं कि वो एटम्स जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, जो कि आजादाना रह सकते हैं, जैसे कार्बन है, सोडियम है, पोटाशियम है। सो इस तरह के एटम्स को जब भी आप अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये अकेले अकेले आपको नजर आएंगे, कार्बन, सोडियम और पोटाशियम। कहीं पे भी आपको इस तरह नहीं नजर आएगा कि C2 दो कार्बन इकट्ठे जुड़े हुए हैं या Na2 दो सोडियम इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर अकेले अकेले एटम या एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर नहीं बात करनी है आपने।
इसी तरह पोटाशियम कभी भी आपको अकेला कहीं पर नज़र नहीं आएगा कि K2 लिखा हुआ है, K3 लिखा हुआ है, या इस तरह से मतलब दो या दो से ज़्यादा पोटाशियम आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अकेले अकेले रहते हैं, आज़ादाना रहते हैं। सो इस वजह से आपने ये कह दिया कि एटम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब हम उनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो एटम्स जो कि अकेले नहीं रह सकते, द एटम्स विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना नहीं रह सकते, उनमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इसी तरह क्लोरीन हो गई। सो इस तरह के जो एटम्स हैं उन्हें आप देखते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, दो दो एटम्स साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, जैसे H2O2 N2Cl2। सो इस तरह एटम जो है वो आज़ादाना रह भी सकता है और आज़ादाना नहीं भी रह सकता, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है एटम की, कि एटम जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप अकेले आज़ाद एटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, तो वो एटम जो है हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये आ जाती है, क्या एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं, क्या एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो यस, एटम्स भी डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। आपके सिलेबस में हम बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे एटम के। सो वो कौन कौन से हैं? बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो बेसिकली एटम के ना तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। सो ये तीन जो पार्टिकल्स हैं एटम के, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। अब जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। और होता कहां पर है? इन ए न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोटॉन है ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और ये भी कहाँ मौजूद होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, और ये भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, सेंटर में होता है एटम के, ठीक हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन होता है, जो स्पेस होती है, उनको आप बोलते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन शेल्स में, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, जो एटम का सेंटर होता है, उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। अब इस न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, फंडामेंटल पार्टिकल्स में से। कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है,
आप कह सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि आप देखें कि एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, तो एज ए होल आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अराउंड रीजन होता है, स्पेस होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, अब इन शेल्स या ऑर्बिट्स में क्या चीज रिवॉल्व कर रही होती है? इलेक्ट्रॉन्स। सो इट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया आपको नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाएं कि जैसे देखें, ये हो गया कोई भी एटम है आपके पास, ये हो गया उसका सेंट्रल पार्ट। ठीक, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, और इनको आप क्या बोलते हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि एटम क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं एटम के, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे आप एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। सो एटॉमिक नंबर को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द एटॉमिक नंबर इज द number of protons present in the nucleus of an atom। कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उनको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स का, एटम्स का और उसके स्ट्रक्चर का। सो उम्मीद है आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं एटम के। सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसका क्या बोलते हो आप? एटॉमिक नंबर बोलते हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटॉमिक नंबर को? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, कैपिटल जी से आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जी से क्यों करते हैं रिप्रेजेंट? एटॉमिक नंबर में तो कहीं पे भी आपको जी नहीं नजर आ रहा। जी किस चीज का एब्रीविएशन है? सो वो भी आपको मैं बता देता हूं कि जी जो है स्टैंड्स फॉर जाल। ठीक है, विच मीन्स, अब जाल का क्या मतलब होता है? नंबर। जाल एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है नंबर, इसलिए एटॉमिक नंबर को आप जी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब देखें, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, उसके जितने भी एटम्स होंगे, सो उसके तमाम के तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे
आप हाइड्रोजन के कितने भी एटम्स ले लें, आप 5 एटम ले लें, 10 एटम ले लें, 50 एटम ले लें, 1000 एटम ले लें, जितने भी आप एटम लेंगे तो हर एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। सो इस तरह से जो प्रोटॉन नंबर है या जो एटॉमिक नंबर है वो हर एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया। ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय देयर एटॉमिक नंबर्स या बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया, मीन्स के किसी भी एटम के लिए अगर आपको एटॉमिक नंबर बता दिया जाए सो आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में, या आपको किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए जाएं सो आपको ऑब्वियसली अंदाजा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल all the hydrogen atoms have one proton। अब जितने भी आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सपोज 5 एटम्स हैं, 10 एटम्स हैं, 50 एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स के एक एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं, एक है। सो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उनका, हर एक एटम का, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो बेसिकली आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब आपको पता लग गया, आपको एटॉमिक नंबर पता लग गया, या एटॉमिक नंबर पता हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन एटम्स की, तो हर एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। सो आप कह देंगे कि जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह ऑल द ऑक्सीजन एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स। हर ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। सो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑल द सल्फर एटम्स हैव 16 प्रोटॉन्स। सल्फर का जो एटम्स होता है उसके न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स होते हैं। इट मीन कि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 16 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ साथ साथ, अब जैसे जैसे ना ये आपके लेक्चर्स में कुछ ना कुछ एटम्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है आते जाएंगे, साथ साथ उनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेज आप साथ साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज याद करना। उसी वक्त मुश्किल हो जाता है जब आप लेक्चर को तैयार नहीं करते, लेक्चर में आने वाले एटम्स या एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज हैं वो आप याद नहीं रखते। ठीक है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा हर टॉपिक में, या हर, अगर हम ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो 4 या 5 एलिमेंट्स आपको नए इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप साथ साथ ही प्रिपेयर करते जाएं सो आप जब 4-5 चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो लोग ऐसा नहीं करते ना, वो फिर एंड पर बस कह रहे होते हैं कि जी हम सानू कोई तवीज़ दे दो, ठीक है, या सानू कोई मंत्र बताओ कि ऐसी पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है पीरियोडिक टेबल याद करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है ऐसे पीरियोडिक टेबल याद करना, अगर आप साथ साथ जितने भी 1-1, 2-2 या 3-3 एलिमेंट्स आपके लेक्चर में आते जा रहे हैं, बस उनके साथ साथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज याद करते जाएं। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं मैस नंबर क्या होता है। मैस नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि मैस नंबर is the sum of number of
protons and neutrons present in the nucleus of an atom, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, सो उसको आप क्या बोलते हैं, मैस नंबर बोलते हैं। अब मैस नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, के सिंपली एटॉमिक नंबर या जिसको आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का आपने सम कर देना है, उनको ऐड कर देना है। अब ये जो स्मॉल n है ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मैस नंबर क्या होता है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिंपली आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कुछ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम contain one proton and no neutron. So हाइड्रोजन एटम के केस में हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सो हाइड्रोजन के लिए जो मैस नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। सो मैस नंबर कितना आ गया हाइड्रोजन के लिए 1। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन एटम कंटेन 6 प्रोटॉन and 6 न्यूट्रॉन्स। सही है। सो कार्बन के लिए जो मैस नंबर है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। सो मैस नंबर फॉर कार्बन विल बी 12। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप मैस नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होंगे। साथ में आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊं, देखें ये आपको यहाँ पर एक इक्वेशन नज़र आ रही है कि मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हैं देन आप थर्ड वन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सपोज आपसे पूछा जाता है कि जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके दें, ठीक है। सो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जाएंगे आपसे तो मैस नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। सो सिंपली आपने करना क्या है कि इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। न्यूट्रॉन को इधर सब्जेक्ट बना लेना है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप ये इस इक्वेशन को सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो गए मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो इस इक्वेशन को आप यूज़ करते हुए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बस आप ये एक इक्वेशन याद रखें, ठीक है। बाकी
जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, डाटे को देखते हुए कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या चीज़ पूछी जा रही है, सो जो चीज़ पूछी जा रही है उसको सब्जेक्ट बना लें, बाकी चीज़ को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। सो इस तरह से ये एक ही इक्वेशन याद रखें। अगर आपको इस तरह से याद रखने में इजी हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की भी मैंने इक्वेशन याद रखनी है कि जी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, सो इस तरह से इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा क्या गया है और आपको प्रोवाइड क्या किया गया है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करने हैं, आर देयर इन एन एटम, एक एटम के अंदर, जिसका एटॉमिक मैस या मैस नंबर कितना है 238 एंड जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 92, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह के जितने भी आप केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, सो सबसे पहले उसका मेथड ये होता है कि आप हमेशा डाटा राइट कीजिए, ठीक है, कि क्या चीज़ आपसे पूछी गई है और क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे अब हमसे पूछा क्या गया है, पहली चीज़ जो हमसे पूछ रहा है वो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है वो आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक। प्रोवाइड क्या कर दिया उसने आपको, प्रोवाइड उसने आपको कर दिया मैस नंबर विच इज 238, ठीक है, और क्या प्रोवाइड कर दिया उसको, उसने आपको एटॉमिक नंबर, (92), ठीक है। अब देखें, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को आपने कैसे डिफाइन किया था कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं, ठीक है। सो जब उसने आपको एटॉमिक नंबर प्रोवाइड कर दिया, इट मींस उसने आपको प्रोटॉन्स की तादाद बता दी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसने आपको बता दिए। सो जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। सो पहला हमारे पार्ट का आंसर आ गया कि जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं 92, ठीक है। अब दूसरी चीज उसने क्या पूछी हुई है आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हुए हैं। तो देखो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसने पूछे हुए हैं, जैसे अभी हमने इक्वेशन राइट की कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मैस नंबर पता होना चाहिए और एक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या आपको पता है? यस, पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और मैस नंबर कितना है 238 है। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने फार्मूला राइट करना है, ठीक है, जो आपको मैंने इक्वेशन बताई थी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। वो आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। वो क्या थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगा, मैस नंबर कितना है 238 है और एटॉमिक नंबर कितना है 92 है। सो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 146, ठीक है। सो इस तरह से आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको कोई भी दो वैल्यूज पता होंगी, ठीक है। अब देखें, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिए जाएं, एक ही चीज़ है, ठीक है, या आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे जाएं और एटॉमिक नंबर की वैल्यू दे दी जाए, तो एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक होगा। सो इस तरह से ये आपका एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर वाला जो लेक्चर था वो हुआ ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।